नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है महारू राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और पहली खबर पुष्कर से बताते हैं आपको। बड़ी खबर है ये, जहां पर होली से पहले पुलिस गश्त की पोल खुल गई है। विदेशी महिला पर्यटक का बैग बदमाशों ने छीन लिया है। जमनी कुंड रोड पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यहां विदेशी महिला पर्यटक का बैग छीनकर बदमाश भाग निकले हैं। बड़ी खबर आपको पुष्कर से बता रहे हैं। पुष्कर में बड़ी संख्या में आप सभी जानते हैं कि विदेशी पर्यटक आते हैं और वैसे भी चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस की पूरी मौजूदगी वहां होनी चाहिए, जाहिर तौर पर पुलिस की मौजूदगी होगी भी, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है बदमाशों की तरफ से, एक महिला का बैग छीनकर बदमाश भाग निकले हैं। जमनी कुंड रोड पर यह दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं, इस वारदात को अंजाम देते हैं। बैग में विदेशी महिला का पासपोर्ट समेत विदेशी नकदी दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं। इजरायली पर्यटक थालिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आचार संहिता है, पुलिस की आमद बढ़ी हुई है या कम है, साफ तौर पर पुलिस की व्यवस्था पर यहां पर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, पुष्कर में जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता के साथ साथ पुष्कर में होली महोत्सव भी चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से जब एसपी से सुबह हमने बातचीत की थी तब उन्होंने बताया था कि करीब 500 से 700 पुलिसकर्मी जो है इस महोत्सव के साथ साथ जो आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। तमाम जो पर्यटक हैं वो चाहे अलग अलग देशों के हों या फिर स्थानीय जो पर्यटक हैं जो भारत के हैं, वो बड़ी संख्या में पुष्कर में होली महोत्सव के तहत पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर बदमाश विदेशी पर्यटक का जो है पर्स छीनकर भाग जाते हैं तो ये गंभीर मामला है। तो ऐसे में पुलिस फिलहाल जो इस मामले को दर्ज तो कर लिया है और उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की यहाँ पर पकड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए अशोक सिंह भाटी। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है आज रात 8 बजे। जी हां, रात 8 बजे बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। राजस्थान की बची हुई बीजेपी की 10 सीटों पर अंतिम मोहर लगेगी इस बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए बस कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे का वक्त है, घंटा भर बस रह गया है जब बीजेपी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, शुरू होने वाली है। और इसके बाद इस पर चर्चा होगी 10 सीटों को लेकर। इन 10 सीटों पर जो बची हुई हैं, कौन से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, आज यह फैसला हो जाएगा। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली संवाददाता इस पूरे घटनाक्रम पर बैठक पर नजर आए हुए, सीधा रुख करते हैं। लखवीर, तो मान लिया जाए कि आज 10 सीटों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐलान कब तक होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज राजस्थान की शेष बची 10 सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से करीब 1 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में आहूत होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ मिनटों के बाद जोधपुर हाउस से रवाना होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां आएंगे। तमाम कोर ग्रुप की पहले कई दौर की मंत्रणाएं हो चुकी हैं सीईसी से पहले। ऐसे में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा मंथन का समय भी नहीं है, इसलिए आज की बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी और ये तय माना जाए कि अगले 48 घंटे में राजस्थान की शेष बची सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। क्योंकि पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में वहां भी अभी तक कई प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। ऐसे में वहां पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी को करना है, जो कि अगले 48 घंटे के भीतर होगा। हालांकि बीजेपी कई एक्सपेरिमेंट इस बार करने वाली है। 10 सीटों पर जहां प्रत्याशियों को ऐलान होना है,
उनमें करीब 7 सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटकर नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है और करीब 3 से 4 महिला उम्मीदवारों को भी सांसद प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी युवा महिला के जो एडजस्टमेंट है उसके बैलेंस पर भी काम कर रही है, इसलिए नए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं और अंतिम दौर में भी लगातार जो बेहतर विकल्प हो सकता है उस पर मंथन किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो रही है। हाल ही में चुनाव प्रभारी बनाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा के साथ प्रदेश कोर ग्रुप की जयपुर में कल बैठक हुई थी और उस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि कैसे चुनाव का मैनेजमेंट हो और कौन वो जिताऊ चेहरे हो सकते हैं जिन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कई बड़े चेहरों के नाम पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है कि क्या उनका टिकट काटा जाए और अगर उनका टिकट काटा जाए तो ऐसे कौन से वो चेहरे हों जो कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में उस पर्टिकुलर सीट पर अपनी परफॉर्मेंस को सुदृढ़ कर सके और बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हों। ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो इस बार टिकट वितरण करेगी, जिस भी प्रत्याशी पर दाव खेलेगी, वो केवल ना ये चुनाव जीतने में सफल रहे बल्कि आगे भी वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी का फोकस है कि पिछले 2 चुनाव में जिस प्रकार से राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया गया है, ऐसे में ये परिपाटी इस बार भी कायम रहे, हैट्रिक लगाई जाए और 25 की 25 सीटें जीती जाए और जो जीत का मार्जिन है पिछले चुनाव की तुलना में वो बढ़े। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है। जबकि पहले जो बची हुई 10 सीटें हैं, जैसा आपने कहा कि 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है, लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। आज भी कई नेता बीजेपी के साथ में आए हैं, तो क्या ये निकलकर खबर कुछ आ रही है कि कांग्रेस या कुछ पिछले बीजेपी के ही रहे हुए नेता ऐसे हो सकते हैं जिनको टिकट मिलेगा? जी देखिए, राजस्थान में दल बदल का जो आलम है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है जो कि राजसमंद से पूर्व में सांसद रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे गोपाल सिंह शेखावत ईडवा, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में उनकी भी एक मजबूत दावेदारी हो सकती है राजसमंद लोकसभा सीट पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी काफी बड़े चेहरे हैं, काफी एक लंबी फहरिस्त है जो कि राजसमंद से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में क्या गोपाल सिंह ईडवा वहां प्रत्याशी होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे से कोई प्रत्याशी होगा, ये एक संशय का विषय है। ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जो आपका सवाल था कि क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा, तो ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण सीट पर पूर्व में सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। ऐसे में संभावित दावेदारों के फहरिस्त में उनका नाम भी आता है, लेकिन राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा, राखी राठौड़, शरवण सिंह बगड़ी जैसे कई नाम हैं जो लगातार जो पैनल आ रहे हैं प्रदेश से, उनमें उनका नाम शुमार है और वो जिताऊ स्थिति में भी हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प हैं तो कांग्रेस से आए नेता को टिकट दिया जाए ऐसी संभावना कम नजर आती है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, वहां पर ऐसा प्रयोग करने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ भी सकती है और उसी पर मंथन अब से कुछ मिनटों के बाद बीजेपी नजर रखिएगा। लखवीर सिंह शेखावत, चूंकि 8 बजे का वो वक्त है जब ये बैठक होगी शुरू, और उसके बाद क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है या फिर बीजेपी की तरफ से आज राजस्थान को लेकर लिस्ट जारी कर दी जाती है, इस पर आगे आपसे जानकारी और अपडेट लेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी बीजेपी में कई नेता शामिल हुए और कई बागी नेताओं की घर वापसी भी हुई है। तस्वीरें दिखाते हैं, चेहरे बताते हैं आपको कि कौन कौन आज बीजेपी में शामिल हुआ है। गोपाल सिंह ईडवा, जैसा अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि किस तरीके से लखवीर सिंह शेखावत ने बताया कि राजसमंद से पहले सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व में कांग्रेस के पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष भी प्रदेश के रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चेहरे भी जो आज
बीजेपी को समर्थन के लिए सामने आए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। सीपी जोशी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस दौरान बीजेपी का दामन इन नेताओं ने थामा है। गोपाल सिंह राजसमंद से सांसद रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देने का ऐलान किया। जिन विधायकों ने समर्थन दिया है उनमें चित्तौड़गढ़ से एमएलए चंद्रभान आक्या, जीवाराम चौधरी, इसके अलावा गणेश राज बंसल और रितु बनावत का नाम भी शामिल है। इस मौके पर सीपी जोशी ने प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया। युवा तैनाई और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। उनके दम पर इस 2023 के रण में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी की और राजस्थान में भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। और जिस प्रकार से मात्र 90 दिनों के अंदर अपने संकल्प पत्र का 45% काम कर दिया, वो भजन लाल जी की सरकार को टीम को बधाई दे। अगर बात कांग्रेस की करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पसोपेश में। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस उलझन में है। अब ये कब तक सुलझेगी उलझन नहीं पता। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि 10 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। ये हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज और विधानसभा को लेकर इनसे इनको विचार विमर्श करना चाहिए था, जो किस स्तर पर किया है, क्या है। ऐसे में कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी के अलावा बीएपी भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर खफा है। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बीजेपी को हराने के मकसद से ही सही विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में गठबंधन के सीपीएम प्रत्याशी अमराराम और बाकी नेता मौजूद हैं। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। सीकर सीट को गठबंधन के लिए छोड़ा है कांग्रेस ने और निश्चित तौर पर यह सीट हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आरएलपी और बीएपी से गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आरएलपी दोनों के गठबंधन की बात दिल्ली में चल रही है। पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है। जो पार्टी आलाकमान फैसला लेगी उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष गठबंधन कह रहा है, गठबंधन को क्या कुछ नहीं होगा सीकर में? क्या
कौन विपक्ष? बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी तो ईडी की रेड भी डाल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को भी अंदर कर रहे हैं, एमएलए को भी तोड़ रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी टेलीफोन करके धमका रहे हैं कि आप खड़े मत हो, आपने टिकट कैसे ले ली। तो वो क्या कह सकते हैं? वो तो तानाशाह लोग हैं, वो तो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम इस लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। हमारी पार्टियों ने, जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, वो क्या इनसे क्या डरेंगे? लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने कमर कस ली है। दरअसल प्रत्याशी जीत की जुगत में जुट चुके हैं। कई उम्मीदवार पूजा पाठ और ज्योतिषाचार्य की सलाह को खूब अहमियत दे रहे हैं। नामांकन के बाकायदा शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए नामांकन करने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्याशियों ने जीत का हर जतन शुरू कर दिया है। बहुत से प्रत्याशी नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन होलाष्टक में नामांकन अटक चुका है। पहले चरण में कुल 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके लिए 7 लोकसभा क्षेत्रों से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। वहीं 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी एक भी नामांकन नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण होलाष्टक माना जा रहा है, जो 17 मार्च से शुरू हुए थे और 24 मार्च तक रहेंगे। मान्यता है कि 8 दिनों तक ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, इसीलिए इस दौरान शुभ और नए कार्य टाले जाते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अधिकतर प्रत्याशी 26-27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। पंडित अमित व्यास बताते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की सफलता में मुहूर्त का फर्क पड़ता है, जो सभी कार्यों में सिद्धिदायक सिद्ध होता है। वो 22 मार्च से 28 मार्च का पहला फेज है, जिसमें 3 मुहूर्त निकलते हैं जो कि काफी शुभ हैं। वो है 25 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च। चूंकि 25 मार्च को होली होने की वजह से, धुलंडी होने की वजह से हो सकता है व्यवहारिक रूप से आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए, मगर 27 मार्च को बुधवार है, शुक्रवार है। ऐसी स्थिति में 11 बजे से लेके और 12:30 बजे तक आप नामांकन भर सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। उस दिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक दूसरे चरण के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। जो दूसरे चरण का लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके लिए तिथि दी गई है 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरे फेज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में फॉर्म भरा जाए तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल तक दूसरे चरण के मतदान की गणना होगी। मतगणना के बाद 4 जून तक रिजल्ट घोषित होगा और 6 जून तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। चूरू में महिला की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंग रेप करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का राजकीय जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने एडिट कर, काट छांट कर उसकी अश्लील तस्वीरें बना ली और वो फोटो उसके पति के मोबाइल पर भी भेज दी। साथ ही उसे ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए और ज्वेलरी हड़प ली। पूरी दुनिया अब प्रदूषण से मुक्ति पाने की राह पर है। सभी विकसित देश अपने यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों पर शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में भी आगाज हो चुका है और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में भी बड़ा इनोवेशन होने जा रहा है।
आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। परिवहन मंत्री का नवाचार, इलेक्ट्रिक बसें लगाएंगी बेड़ा पार, पर्यावरण का होगा उद्धार, आरामदायक होगा सफर। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करने का सही समय आ गया है। लेकिन अभी भी राजस्थान की सड़कों पर ई रिक्शा को छोड़ दिया जाए तो सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेट्रोल या डीजल पर दौड़ रहे हैं। राज्य सरकार का परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट और सब्सिडी दे रहा है और आम लोग अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। राज्य के परिवहन मंत्री का कहना है कि जल्द ही प्रदेश में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री जी थे, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके निश्चित रूप से मैं उनसे मिला भी था और इस पे हम जल्दी ही एक इलेक्ट्रॉनिक बसों का इलेक्ट्रिक बसों का हम यहाँ पे मॉडल तैयार करा के और हम चलाएंगे मॉडल के रूप में, और उसके बाद में निश्चित रूप से इस पे हम काम करेंगे। प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को इको फ्रेंडली बनाने के लिए 7 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। इसके लिए राज्य सरकार 500 बसें खरीदने जा रही है। राज्य सरकार पर करीब 105 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। परिवहन मंत्री की माने तो डेमो के तौर पर राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। इस बाबत वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं। डेमो बस की सफलता से तय होगा कि राजस्थान में कितने फेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट किया जाए। बहरहाल प्रदेश में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन रोडवेज से लेकर प्राइवेट बसें अब भी डीजल पर ही दौड़ रही हैं। नजरें अब नए परिवहन मंत्री पर टिकी हैं। देखना है कब तक वो राज्य की सड़कों को प्रदूषण मुक्त करवाते हैं, मुसाफिरों को आरामदायक सफर की सौगात दे पाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आईपीएल 2024 की धमाकेदार शुरुआत चेन्नई से हो चुकी है। राजधानी जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला एसएमएस स्टेडियम में होने जा रहा है। 24 मार्च को यह दिलचस्प मुकाबला राजधानी जयपुर में होगा और इस मैच की तैयारियों को लेकर राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैदान में तैयारी को लेकर जमकर पसीना बहा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स पर दबाव ज्यादा रहने वाला है क्योंकि उनका मैच राजस्थान में ही होने वाला है और फैंस चाहेंगे कि राजस्थान रॉयल्स ही ये मैच जीते। और वक्त हुआ है फटाफट अंदाज में 50 जिलों की खबरें देखने का।